मो फान एक साधारण लड़का जो अचानक एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया जहां मैजिक ने साइंस की जगह ले ली है। हालांकि वहां पहुंचने पर वो कंगाल है, तुम्हारी तरह बेकार है और सबसे बुरी बात ये कि वो मैजिक नहीं जानता। नॉर्मली ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बिना पैसे, बिना स्टेटस और जीरो मैजिक के साथ उसे एक नोबडी की तरह बुली किया जाता है। मो फान कंफ्यूज्ड फील कर रहा था क्योंकि उसने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं की थी। ऐसा नहीं कि वो पढ़ सकता था क्योंकि टेस्ट मैजिक के बारे में था। जैसे ही बेल बची जो एग्जाम खत्म होने का सिग्नल था, स्टूडेंट्स ने बिल्डिंग से निकलना शुरू कर दिया। बाहर निकलते वक्त मो फान ने याद किया कि कैसे 3 महीने पहले सब बदल गया था जब वो अपने गले में एक अजीब पेंडेंट पहनकर सो गया था। तब से हर कोई सिर्फ मैजिक के बारे में बात करता था। उसके पीछे दूसरे स्टूडेंट्स गॉसिप्स कर रहे थे, ये सोचकर कि मो फान को सब्जेक्ट समझ नहीं आया क्योंकि वो बिल्डिंग से जल्दी निकल गया। मुबाई स्टूडेंट्स में से एक अपने सीनियर स्कूल के लिए एक्साइटेड था, जहां वो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मेजर्स बन जाएंगे जो उन्होंने अभी दिया था। एक आइस टैलेंटेड फैमिली से आने की वजह से सब ने अज्यूम कर लिया था कि मुबाई के पास भी आइस टैलेंट होगा। मो फान के फादर उसे लेने आए। मो डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसके पास 9 साल के मटेरियल को कवर करने वाले एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने थे। उसके फादर ने उसे एक ड्राइविंग जॉब के बारे में बताया जो उन्होंने मो के लिए पड़ोस के शहर में उसके अंकल ग्वानफांग के साथ ढूंढी थी। हालांकि मो एक मेज बनना चाहता था। उसके फादर ने उसे जल्दी काम शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश की क्योंकि मो फान की परफॉर्मेंस एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। डिटरमिन्ड होकर मो ने अपने फादर को उसे ट्राई करने देने के लिए राजी कर लिया। जैसे ही मो और उसका दोस्त घर पैदल जा रहे थे, उन्होंने देखा कि मो के फादर मिस्टर मो से भीख मांग रहे हैं ताकि मो को सीनियर मैजिक स्कूल में एडमिशन मिल जाए। मिस्टर मो जिद्दी थे क्योंकि मो ने एक बार मो फैमिली की बेटी के साथ भागने की कोशिश की थी। अपने पिता की लॉयल्टी के बावजूद मिस्टर मो ने मो को एक फेलियर कहा और कहा कि अगर वो मेज बनना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मो फान के फादर ने मो को एडमिट कराने के लिए कुछ भी करने का ऑफर दिया। मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर मो ने मो जैक्सिंग का घर मांग लिया। किसी और ऑप्शन के ना होने पर मो जैक्सिंग मान गया। दूर से देखते हुए मो ने सोचा कि दुनिया गरीबों के लिए कितनी क्रूर है। घर पर जैक्सिंग ने मो को बताया कि उसने उसे मैजिक स्कूल में एडमिट करा दिया है, ये झूठ बोलते हुए कि एक दोस्त डायरेक्टर है। उसने घर रेंट पर देने के बारे में भी झूठ बोला क्योंकि मो स्कूल में रहेगा और वो ड्राइविंग कर रहा होगा। जैक्सिंग ने मिस मो की वापसी का जिक्र किया और मो ने कड़ी मेहनत करने और अब तक का सबसे महान मेज बनने का वादा किया। उसने वो वक्त याद किया जब उसने मू निंग सुए के साथ भागने की कोशिश की थी और मू फैमिली ने उसे पीटा था। स्कूल उस दिन एक मैजिक अवेकनिंग सेरेमनी से शुरू होता है। क्लास में मो का पेंडेंट चमकने लगा। हालांकि एक बुली ने उसे टॉन्ट करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वो सबसे कमजोर एलिमेंट भी अवेकन नहीं कर पाएगा। सेरेमनी मुबाई के आइस अवेकनिंग के साथ शुरू हुई जो उसके बैच पर एक आइस लोगो और एक स्टार के साथ उसकी टैलेंट दिखा रहा था जो स्ट्रेंथ का इशारा था। आइस इस दुनिया में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे ही मुबाई ने मोफान को लूजर कहकर चिढ़ाया, अब मो की बारी थी जबकि क्लास बोर्डम से भरी हुई थी। मोफान क्रिस्टल की तरफ चला और अचानक बाहर एक तेज पर्पल लाइट चमकी। हर कोई ये देखने के लिए भागा कि किसने पावरफुल थंडर एलिमेंट अवेकन किया है। मो को क्लास में अकेला अवेकन करने के लिए छोड़कर। जैसे ही क्लास रेयर थंडर एलिमेंट अवेकन होने के लिए बाहर भागी जो 10,000 लोगों में सिर्फ एक बार होता है, मोफान ने क्लासरूम में अकेले अपनी अवेकनिंग जारी रखी। अचानक उसने अपनी हथेली में गर्मी महसूस की और अपने सामने क्रिस्टल बॉल को पर्पल से रेड में बदलते देखा जो फायर एलिमेंट का इशारा था। मो ने रियलाइज किया कि उसने थंडर और फायर दोनों एलिमेंट्स एक साथ अवेकन कर लिए हैं। जब स्टूडेंट्स वापस आए तो वो मो को फायर एलिमेंट अवेकन करते देखकर हैरान रह गए। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि मो जैसा लूजर इतना टैलेंट रख सकता है। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने फायर एलिमेंट अवेकन किया था और मो उनमें से एक था। इससे मुबाई गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। मो ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। इमेजिन करने लगा कि दूसरों ने क्या कहा होता अगर उन्होंने फायर एलिमेंट के साथ पर्पल लाइटनिंग देखी होती। उसने खुद को एक जीनियस की तरह देखना शुरू कर दिया, सही वक्त आने पर अपने थंडर एलिमेंट को रिवील करने का प्लान बनाते हुए। हालांकि रियलिस्टिकली वो सिर्फ किसी चीज में जीनियस नहीं है। 2 महीने बाद टीचर क्लास को स्टारडस्ट और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ये समझाते हुए कि मैजिक रिलीज कैसे यूज करना है। मैजिक रिलीज के लिए पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो शुरू से शुरू करना पड़ता। टीचर ने मुबाई को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बुलाया। मुबाई 5 स्टार्स कंट्रोल कर सकता था और मैजिक रिलीज यूज करने के लिए सारे 7 स्टार्स कंट्रोल करने पड़ते। मोटा बुली मो को टॉन्ट करने का हर मौका लपक रहा था, ये क्लेम करते हुए कि वो साल के एंड तक फेल हो जाएगा। मो सिर्फ 1 फायर स्टार कंट्रोल कर सकता था लेकिन 6 थंडर स्टार्स। एक दिन मो ने शिनसिया को पार्क में बुली होते देखा। मदद करने के लिए डिटरमिन्ड होकर वो बुलीज के पास गया, 6 थंडर स्टार्स को समन किया और मेन बुली को नॉकआउट कर दिया। दूसरे बुलीज भाग गए और शिनसिया, मो की डिसेबल्ड बहन, उसके मैजिक से हैरान थी। मिस्टर मो हंसने लगे जब मुबाई ने रिपोर्ट किया कि मो क्लास में सबसे नीचे है, उसके इवेंचुअली निकाले जाने की भविष्यवाणी करते हुए। मो अपने पिता के सैक्रिफाइसेस पर रिफ्लेक्ट करते हुए अपने फायर स्टार्स पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। एक बात के दौरान उसका पानी अचानक उबलने लगा जिससे वो बाहर कूद पड़ा। शिनसिया मो के लिए केक लाई और पूछा कि उसने 6 महीने से कम समय में रैथ ऑफ थंडर कैसे
मास्टर कर लिया। उसे शक था कि उसने ब्लैक कोरिया की मदद ली होगी, एक कल्ट जो स्किल इंप्रूवमेंट को टेस्ट करता है। मो ने मना कर दिया और उससे अपना सीक्रेट रखने का कहा। उसे डर था कि दूसरे लोग ये सोच सकते हैं कि उसने ब्लैक कोरिया की मदद ली है, जो उसे मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए उसने अपने फायर एलिमेंट पर फोकस करने का फैसला किया। अगले दिन क्लास में मो ने नोटिस किया कि सारे स्टूडेंट्स लार टपका रहे हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक सुंदर मैच्योर औरत उसके पीछे देखने के लिए। टीचर ने खुद को मिस टैंग के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उनकी नई प्रैक्टिकल मैजिक। उसने फायर एलिमेंट वाले स्टूडेंट्स को खड़े होने के लिए कहा। सिर्फ 3 खड़े हुए, जिसमें मो भी शामिल था, जिसे मोटा बुली लगातार टॉन्ट कर रहा था। मिस टैंग ने अपनी पावर्स डेमोन्स्ट्रेट की। सबको एक लेवल 1 फायर स्पेल फायर बर्स्ट से शॉक कर दिया, जो सबसे कमजोर पर सबसे स्ट्रॉन्ग फायर स्पेल्स में से एक है। मिस्टर मू बाई को एग्जाम्स के एंड में मिस मू को इम्प्रेस करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की एडवाइस दे रहे थे। मू बाई अपने अंकल मिस्टर मू के साथ मोफान को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करने के उनके प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था। मू बाई को मोफान की इनकॉम्पिटेंस पर शक था, सोचते हुए कि वो बस एक कमजोर स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में डी स्कोर किया था। हालांकि मिस्टर मू के पास दूसरे प्लान्स थे। उन्होंने मू बाई को एक ब्लैक मैजिक स्टोन दिखाया जो क्रिस्टल बॉल की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकता है। ये स्टोन ये इंश्योर करेगा कि मोफान एग्जाम्स में बुरा करे। मिस्टर मू अभी भी मोफान के खिलाफ दुश्मनी रखते थे, मू निंगसुए के साथ भागने के लिए। एग्जामिनर जो मिस्टर मू के लिए काम करता था, वो स्टोन क्रिस्टल बॉल में रख देगा जब मो की बारी आएगी। मोफान स्टार्स को कंट्रोल करने और मैजिक प्रैक्टिस करने में स्ट्रगल कर रहा था। उसकी पावर्स धुंधली हो रही थी और अब वो सिर्फ 5 स्टार्स कंट्रोल कर पा रहा था। फाइनल एग्जाम में 1 महीने से कम समय बचा था, जो बेसिक मैजिकल एबिलिटीज को टेस्ट करेगा। मो ने प्रेशर फील किया। वो जानता था कि उसके पास मू फैमिली को इम्प्रेस करने का बेहतर मौका है अगर वो और ज्यादा पावर हार्नेस कर सके। डिटरमिन्ड होकर मो दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन गिर गया। सांस लेने के लिए तड़प गया। उसे अपनी स्ट्रेंथ पर शक हुआ। अगले दिन टीचर ने क्रिस्टल बॉल के बारे में बताया, एक मैजिक स्टोन जो मैजिकल पावर को नापता है। क्रिस्टल जितना चमकेगा, कैंडिडेट उतना ही पावरफुल होगा। ग्रेड्स इसी ब्राइटनेस पर बेस्ड होंगे। मू बाई ने पूछा कि क्या मैजिक रिलीज इस साल इंपॉर्टेंट है। टीचर ने जवाब दिया कि ये इसेंशियल नहीं है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो इसे करने के लायक होगा उसे एलीट क्लास में भेज दिया जाएगा और प्रोग्रेस तेज करने के लिए एक स्टार ब्रेसलेट मिलेगा। मू बाई को स्टार ब्रेसलेट की लालच थी। एग्जाम के दिन स्टूडेंट्स एग्जाम ग्राउंड्स पर इकट्ठे हुए। जैसे ही मू फैमिली के हेड ने उन्हें एड्रेस किया, मू निंगशुए भी वहां थी, जो अपनी टैलेंट और इंपीरियल कॉलेज में जल्दी एडमिशन की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन थी। 15 साल की उम्र में मू बाई ने उसके सामने मू फान को एम्बैरस करने का प्लान बनाया। प्रोफेसर ने मू न्यू को अपनी पावर्स दिखाने के लिए बुलाया और उसने अपनी स्ट्रेंथ से क्रिस्टल को तोड़ दिया। जूहू जो अगला था, उसे क्रिस्टल बॉल से एक S ग्रेड मिला। उसने मैजिक रिलीज अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हो गया, जिससे भीड़ हंसने लगी। मिस टैंग ने जूहू को एनकरेज किया, जो उसकी फेलियर के बावजूद था। मू बाई ने एक S ग्रेड हासिल किया और मैजिक रिलीज अटेम्प्ट किया, जिससे उसे B मिला। सबकी नजरें मोफान पर थीं जब मिस्टर मू के आदमी ने क्रिस्टल के नीचे ब्लैक मैजिक स्टोन छुपा दिया। स्टोन ने मोफान का मैजिक अब्सॉर्ब कर लिया, जिससे हर कोई उस पर हंसने लगा। मिस्टर मू ने उसे बुरी तरह क्रिटिसाइज किया। जब मोफान ने दोबारा कोशिश की, क्रिस्टल टूट गया और उसे B मिला, जिससे और टॉन्ट्स मिले। मिस टैंग ने मोफान की एबिलिटीज को रीटेस्ट करने का प्रपोजल दिया, एक खराब क्रिस्टल बॉल का शक करते हुए। ऑब्जेक्शंस के बावजूद एक नया क्रिस्टल बॉल लाया गया। सबके शौक के लिए मोफान की एबिलिटीज मू बाई से भी ज्यादा ब्राइट ग्रेड की गई। मोफान ने मैजिक रिलीज अटेम्प्ट करने का फैसला किया। गुस्से में मू बाई ने देखा जब मोफान का असली टैलेंट रिवील हुआ। स्टूडेंट्स दंग रह गए जब मोफान ने अपने मैजिक रिलीज का यूज करके वुडन टारगेट को जला दिया। प्रोफेसर ने उसे A ग्रेड दिया, सबको शॉक करते हुए, क्योंकि इसने दिखाया कि मू बाई और बाकी सबसे बेहतर था। हेडमास्टर मोफान के टैलेंट से इंप्रेस होकर मिस्टर मू से पूछा कि क्या मू फैमिली का हिस्सा है। मिस्टर मू ने ना चाहते हुए कहा कि मो सिर्फ उनके ड्राइवर का बेटा है। इसने प्रोफेसर को और भी इंप्रेस किया, मोफान की इंप्रूवमेंट को बिना किसी फैमिली बैकिंग के देखकर। निंगशुए के पिता मिस्टर मू जियाजैंग ने मू को बुलाया, उसकी तारीफ करने के लिए और उसे एक स्टार ब्रेसलेट ऑफर किया, पुरानी बातें भूलने को कहा। मिस्टर मू ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, ये सजेस्ट करते हुए कि ब्रेसलेट मू बाई को जाना चाहिए, लेकिन जियाजैंग ने मू बाई को इसके लिए और मेहनत करने को कहा। मोफान के टीचर ने उसे ब्रेसलेट एक्सेप्ट करने और जियाजैंग को थैंक यू बोलने को कहा। हालांकि हमेशा की तरह जिद्दी, मो ने जियाजैंग को एक ओल्ड वियर्डो कहा, मू फैमिली के खिलाफ अभी भी दुश्मनी रखते हुए, जैसा उन्होंने उसके और उसके पिता के साथ ट्रीट किया था। मो ने मू फैमिली ज्वाइन करने का ऑफर ठुकरा दिया, भले ही जियाजैंग उसे पैसे देता या अपनी बेटी से शादी करने देता। गुस्से में जियाजैंग अपना मैजिक रिलीज करने ही वाला था कि प्रिंसिपल ने इंटरवीन किया, उसे खुद पर कंट्रोल करने को कहा। प्रिंसिपल ने मू से एक एल्डर की डिसरेस्पेक्ट के लिए माफी मांगने को भी कहा, लेकिन मो होने के नाते इस बात पर अड़ा रहा कि जिसे माफी मांगने की जरूरत थी वो जियाजैंग था, उसके घर में घुसने और उसके पिता को चोट पहुंचाने के लिए, जो अभी भी इंजरी से जूझ रहे हैं। जियाजैंग ने मो और उसके पिता को गंदा स्कम कहा, ये कहते हुए कि वो उसकी माफी के लायक नहीं है। मिस्टर मू बीच में आए, प्रिंसिपल को मो को निकालने के लिए उकसाने की कोशिश करते हुए, लेकिन प्रिंसिपल किसी के ऑर्डर्स
लेने के मूड में नहीं था। मू बई ने मू को एक ड्यूल के लिए चैलेंज किया ताकि जिया जैंग की नजरों में पॉइंट्स अर्न कर सके। प्रिंसिपल ने मू को माफी मांगने की एडवाइस दी, लेकिन मू ने हमेशा की तरह जिद्दी खुशी खुशी ड्यूल एक्सेप्ट कर लिया। अगर मू हार गया तो वो घुटनों पर बैठकर जिया जैंग से माफी मांगेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तो जिया जैंग उसके पिता से माफी मांगेगा। मिस टैंग बीच में आई, उन्हें याद दिलाते हुए कि मेज एसोसिएशन अंडर एज मेजर्स के बीच ड्यूल्स मना करती है। अगर वो ड्यूल चाहते हैं तो उन्हें 2 साल इंतजार करना होगा। जिया जैंग ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और कहा कि उसका बेटा युआंग उन 2 सालों में मू से लड़ेगा। जैसे ही जिया जैंग गया, जाहू ने मू को बताया कि युआंग मू बड़ी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मू ने रियलाइज किया कि उसे और मेहनत करने की जरूरत है, ये जानते हुए कि जिया जैंग डिसरिस्पेक्ट को नहीं भूलेगा। एलीट क्लास मू फान के टॉपर और मू बई के सेकंड होने के साथ शुरू हुई। मिस टैंग ने प्रैक्टिकल मैजिक पढ़ाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि हर स्टूडेंट को 1 महीने की प्रैक्टिस के लिए एक स्टार ब्रेसलेट मिलेगा, लेकिन मू, जिसने जिया जैंग की डिसरिस्पेक्ट की थी, उसे ये सिर्फ 10 दिन के लिए मिलेगा। ब्रेसलेट को डैमेज करने का नतीजा एक्सपल्शन और मेज बनने पर बैन होगा, और मू ने सोचा कि क्या उसकी तेज प्रोग्रेस उसके लोच पेंडेंट की वजह से थी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर मू ने अपने मैजिक रिलीज के साथ कड़ी मेहनत की। मू बाई को यकीन था कि वो मू से ज्यादा स्टार ब्रेसलेट का यूज करके स्ट्रांग हो जाएगा। मू ने पूछा कि क्या युआंग भी स्टार ब्रेसलेट यूज कर रहा है, जिस पर मू बाई ने जवाब दिया कि मू की वजह से युआंग को इसे लगातार 6 महीने तक यूज करने को मिला। मू ये जानकर शॉक था कि स्टार ब्रेसलेट्स में लेवल्स होते हैं। उसने अपने अपोनेंट के बारे में जानने के बाद प्रैक्टिस जारी रखी। एक रात जब मू छत पर था, उसका पेंडेंट ब्रेसलेट की तरफ मुड़ा और अचानक उसे खा गया। मू को शॉक करते हुए मिस टैंग आई, ये पूछते हुए कि क्या उसने ब्रेसलेट खो दिया है। उन्होंने मू को ऑनेस्ट रहने को कहा और मदद का ऑफर दिया। मू ने सब कुछ समझाया। उन्होंने मू के पेंडेंट को देखकर बताया कि ये भी मैजिकल गियर है जिसे प्रोग्रेस करने के लिए खिलाने की जरूरत है। मू ने रियलाइज किया कि उसकी रैपिड स्किल इंप्रूवमेंट पेंडेंट की वजह से थी। मिस टैंग ने कहा कि वो ब्रेसलेट का ध्यान रखेंगी, लेकिन वो उनके कर्जदार हैं, ये कहकर गायब हो गईं और मू को कंफ्यूज छोड़ गईं। एलीट क्लास शहर के बाहर एक सेफ जोन में फील्ड ट्रिप पर गई, जहां मॉन्स्टर्स नहीं पहुंच सकते थे। पहुंचने पर चीफ इंस्ट्रक्टर झैंग कॉन्ग ने उन्हें एड्रेस किया और एक बाउंटी हंटिंग मिशन अनाउंस किया। जो भी मिशन पूरा करेगा उसे दूसरे स्टूडेंट्स हिचकिचाए, बिगिनर्स जैसा फील कर रहे थे, लेकिन झैंग कॉन्ग ने उन्हें टॉन्ट किया, ये पूछते हुए कि क्या एलीट क्लास में कावर्ड्स भरे हैं। मू ने प्राइस के बारे में पूछा और झैंग कॉन्ग ने कहा कि ये एक मैजिकल आर्मर है जो वो पर्सनली विनर को गिफ्ट करेगा। मोटिवेटेड होकर स्टूडेंट्स ने मिशन के लिए तैयारी की, लेकिन मू खास तौर पर डिटर्मिन्ड था, ये जानते हुए कि उसे आर्मर अपने रिच अपोनेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए चाहिए। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप पहाड़ पर चढ़ रहा था जब वो चोटी पर पहुंचे और उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए पुल की जरूरत है। सबने शिनियो को देखा, एक विंड यूजर, और उससे दूसरी तरफ कूदने और अपनी विंड पावर्स का यूज करके ब्रिज बनाने को कहा। इस दौरान मू बई दूसरे ग्रुप को वैली के रास्ते लीड कर रहा था। दोनों टीम्स अपनी तयशुदा लोकेशन पर पहुंच गईं, ठीक वन आइड डेमन वुल्व्स के केव के बाहर। इंस्ट्रक्टर झैंग कॉन्ग ने उन्हें इस केव के बारे में बताया था जिसे उनकी यूनिट ने 1 महीने पहले साफ किया था। स्टूडेंट्स को चेक करना था कि कोई वुल्व्स बचे हैं या इंस्ट्रक्टर बियोंग का खोया हुआ ब्रेसलेट रिट्रीव करना है। कुछ स्टूडेंट्स अंदर कदम रखने से डर रहे थे, जबकि दूसरे अपनी पावर्स में कॉन्फिडेंट थे। बेस पर इंस्ट्रक्टर झैंग कॉन्ग और मिस टैंग को स्टूडेंट्स की लोकेशन और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया। झैंग कॉन्ग ने मिस टैंग और एक दूसरे टीचर से जिक्र किया कि केव में स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट था। मिस टैंग मान गई, लेकिन मो फान के बारे में वरिड थी, जो एक पेंडेंट पर रिलाई कर रहा था और शायद असली तरह से स्ट्रगल करे। एक मोटा बुली बार बार बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था कि कैसे मू बई सबको बचा लेगा अगर कोई मुसीबत आई। स्टूडेंट्स रस्सियों का यूज करके केव के एंट्रेंस तक पहुंचे। जैसे ही वो एंटर कर रहे थे, मो फान ने केव के बाहर एक तालाब के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया। उसने सोचा कि इसे हाल ही में बारिश से भरा होना चाहिए था, लेकिन ये आधा खाली था। उसे शक हुआ कि किसी बड़ी चीज ने इसमें से पानी पिया है। जूहू, जिसे पहले मो फान के हिंट समझ नहीं आए, लेकिन मो ने समझाया कि सिर्फ कोई बहुत बड़ी चीज ही एक बार में इतना सारा पानी पी सकती है। जूहू उन्हें वॉर्न करने के लिए भागा, लेकिन मू बई और मोटी बुली ने हंसकर उसे इग्नोर कर दिया, अपना मिशन जारी रखते हुए। अचानक टीम्स का सामना एक विशाल वन आइड वुल्फ डेमन से हुआ और वो पैनिक कर गए। मू बई ने मैजिक यूज करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया और डर के मारे भागने लगा। हेजी मैजिक यूज करना चाहती थी, लेकिन मो फान उसे सेफ्टी के लिए उठाकर ले गया, क्योंकि मैजिक कास्ट करने में वक्त लगता है। झैंग कॉन्ग देख रहा था और उसने आर्क वुल्फ को अपने आदमियों की एक क्रिएशन के रूप में पहचाना। मू बई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आर्क वुल्फ को चोट नहीं पहुंचा सका। जूमू भेड़िए पर अटैक करने के लिए वापस भागी, अपने मैजिकल आउटफिट में ट्रांसफॉर्म होकर और अटैक करते हुए। मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ और वो उसकी तरफ झपटा। मो फान ने बीच में कूदकर अपने थंडर एलिमेंट का यूज करके भेड़िए को पैरालाइज किया, लेकिन ये उसे नॉकआउट करने के लिए काफी नहीं था। आर्क वुल्फ उठा और वापस केव की तरफ भागा। मो फान अपने मैजिकल आउटफिट में ट्रांसफॉर्म हुआ और लेवल 2 स्पेल यूज करके आखिरकार भेड़िए को डैमेज पहुंचाया। झैंग कॉन्ग और मिस टैंग मो फान के स्पेल से इंप्रेस थे और बियॉन्ड से भेड़िए को वापस बुलाने को कहा, लेकिन भेड़िया अब उसके कमांड्स का जवाब नहीं दे रहा था। आर्क वुल्फ अब आउट ऑफ कंट्रोल था, जिससे झैंग कॉन्ग को स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कूदना पड़ा। इंस्ट्रक्टर झैंग कॉन्ग अपने पंख फैलाए तैयार खड़ा था, जैसे ही आर्क वुल्फ एक डरी हुई फीमेल स्टूडेंट के करीब पहुंचा। जैसे ही भेड़िया उस पर अटैक करने वाला था, जाहू ने अपनी विंड मैजिक का यूज करके लड़की को बचा लिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स पत्थरों के पीछे छुपे थे, लेकिन जाहू ने भेड़िए को डिस्ट्रैक्ट किया, जिससे वो उसके पीछे भागा। जैसे ही भेड़िया जाहू का पीछा कर रहा था, वो मो से टकराया, उस पर अटैक करते हुए।
सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स जाओ यांग, मुंबई और जुयन पहले ही ढेर हो चुके थे। सिर्फ जाहू और मो खड़े थे। उन्होंने भेड़िए को केव के और डीपर हिस्से में ल्योर किया ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भाग सके। केव के बाहर स्टूडेंट्स बहस कर रहे थे कि क्या उन्हें मू और जाहू की मदद के लिए अंदर जाना चाहिए। उस पल इंस्ट्रक्टर झांगकोंग आसमान में दिखे, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। स्टूडेंट्स ने जल्दी से उन्हें सिचुएशन और भेड़िए की लोकेशन के बारे में बताया। आर्च वुल्फ ने मो और जाहू का पीछा किया जब तक वो एक डेड एंड पर नहीं पहुंच गए। भेड़िए ने मो पर अटैक किया लेकिन जाहू ने वो हिट सह लिया। मो ने तब भेड़िए पर अटैक करने के लिए अपने थंडर एलिमेंट का यूज करने का फैसला किया, लेकिन उसने ज्यादा डैमेज नहीं किया। एक डेस्परेट मूव में मो ने छत पर अटैक किया जिससे वो टूटकर गिरने लगी और एक बड़ा स्पाइक गिरा, भेड़िए को पल भर में खत्म करते हुए। आर्च वुल्फ की स्पिरिट मो के पेंडेंट ने एब्जॉर्ब कर ली। मो जाहू को चेक करने भागा जो नॉकडाउन हो गया था। उसने इंस्ट्रक्टर ज़ैंगकोंग को केव के पास उड़ते देखा। ज़ैंगकोंग भेड़िए पर अटैक करने ही वाला था जब उसने रियलाइज किया कि वो पहले ही मर चुका है। अमेज्ड होकर ज़ैंगकोंग यकीन नहीं कर सका कि हाई स्कूल स्टूडेंट ने इतने पावरफुल बीस्ट को खत्म कर दिया है। उसने एग्जामिन करना शुरू किया कि मो ने कैसे उस भेड़िए को मारा जिसके रिफ्लेक्सेस किसी भी गिरते हुए पत्थर को डॉच कर सकते थे। मो ने इंटरप्ट किया और उसे जाहू को चेक करने को कहा जिसे मदद की जरूरत थी। इंस्ट्रक्टर ज़ैंगकोंग ने जाहू को उठाया और उसे सेफ्टी में ले गया। मिस टैंग और दूसरे प्लेटून मेंबर्स केव में पहुंचे, स्टूडेंट्स को जिंदा और ज्यादातर बिना चोट के देखकर राहत महसूस करते हुए। बियोंग अपने पेट को मरा हुआ देखकर गुस्से में इंस्ट्रक्टर ज़ैंगकोंग पर चिल्लाने लगा, ये सोचकर कि उन्होंने इसे खत्म किया है। ज़ैंगकोंग ने क्लैरिफाई किया कि भेड़िया पहले ही मर चुका था जब वो पहुंचे और मोफान वो था जिसने इसे खत्म किया। इस रेवलेशन ने सबको शॉक कर दिया, मोफान के टीचर को भी, क्योंकि आर्च वुल्फ एक्सपीरियंस्ड मेजेस को आसानी से हरा सकता था। मिस टैंग ने मो से कंफर्म करने को कहा कि क्या उसने भेड़िए को खत्म किया है। मो ने समझाया कि उसने ये कैसे किया। बियोंग अपने मरे हुए पेट पर रोया। इंस्ट्रक्टर ज़ैंगकोंग ने सबको अभी के लिए बियोंग को अकेला छोड़ने को कहा। दूसरे स्टूडेंट्स बात करने लगे कि कैसे मो एकेडमी में सबसे बेहतर था, युवांग और मोबाई से भी। मिस टैंग ने स्टूडेंट्स को याद दिलाया कि जबकि ये टेस्ट था, असली मॉन्स्टर्स उनके द्वारा सामना किए गए आर्च वुल्फ से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मोफान ने एक एस ग्रेड हासिल किया, जबकि मोबाई, जाहू, जावांग और जुआन को उनके एफर्ट्स के लिए ए ग्रेड्स मिले। एक और इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्टर ज़ैंगकोंग को याद दिलाया कि मो को उस मैजिक आर्मर से रिवॉर्ड करें जिसका उन्होंने पहले वादा किया था। रिलेक्टेंट होने के बावजूद ज़ैंगकोंग ने अपना वादा निभाया और मो को मैजिक आर्मर दिया। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मो को अपनी यूनिट में एक जगह का ऑफर भी दिया। इंस्ट्रक्टर टैंग अभी भी सोच रही थी कि कैसे मो ने आर्च वुल्फ को खत्म करने के बारे में शायद कुछ छुपाया है। इंस्ट्रक्टर ज़ैंगकोंग एरिया इंस्पेक्ट करने के लिए केव वापस लौटे। उन्हें वहां जलने के निशान मिले जहां भेड़िया खत्म हुआ था और भेड़िए की बॉडी पर जलने के निशान थे। अचानक एक सब ऑर्डिनेट ने ज़ैंगकोंग को इन्फॉर्म किया कि एरिया में एक और वुल्फ मॉन्स्टर देखा गया है, जिसने उसे गुस्सा दिला दिया। ज़ैंगकोंग ने अपनी यूनिट को अपने हथियार तैयार करने का ऑर्डर दिया, मॉन्स्टर को जड़ से खत्म करने के लिए डिटरमिन्ड होकर। 2 महीने गुजर चुके थे और मो अपने डॉम की छत पर रिलैक्स कर रहा था, अपने थंडर स्टार्स और लॉच पेंडेंट के साथ मेडिटेट करते हुए। पेंडेंट ने उसे 20% फास्टर प्रोग्रेस करने में मदद की, जिससे वो जल्दी से लेवल 1 से लेवल 2 मैजिक रिलीज तक लेवल अप हो गया। मो ने सोचा कि उसका थंडर मैजिक रिलीज लेवल 2 पर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। उसने अपने थंडर एलिमेंट को जल्दी लेवल अप करने का प्लान बनाया, अपने लॉच पेंडेंट को एक बड़ी अमाउंट की एनर्जी के साथ मजबूत करके। अगर ये स्पिरिट लेवल तक पहुंच गया तो वो 40% फास्टर प्रोग्रेस कर सकता था। मो रियल कॉम्बैट में एंगेज होने और अच्छे पैसे कमाने के लिए एक बाउंटी हंटर बनने का भी विचार कर रहा था। एक मास्क्ड मैन के डिस्गाइज में मो बाउंटी हंटर हॉल गया। वहां उसने 2 मेजेस को सेफ जोन के बाहर ल्यूक्रेटिव टास्क डिस्कस करते सुना, खास तौर पर नॉर्थ वैली में जहां 1 आइड डेमन वुल्व्स अक्सर होते थे। एक टास्क में एक जख्मी भेड़िए का शिकार करना शामिल था जो मिलिट्री से भाग गया था, जिसकी कीमत $300,000 थी। मो ने उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बात करते भी सुना। हंटर जॉब्स जो अच्छे पैसे देती थीं और बाउंटी हंटिंग के मुकाबले कम मेहनत मांगती थीं। जब जूनियर मेजर्स में से एक चला गया, मो ने दूसरे मेज के पास जाकर पूछा कि क्या मॉन्स्टर हंटर्स लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। मेज ने एक लंबी लाइन की तरफ इशारा किया और उससे कहा कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि यंग मेजर्स का मॉन्स्टर्स के खिलाफ कोई चांस नहीं होता। हालांकि ये मो के लिए परफेक्ट जॉब थी, क्योंकि वो स्कूल की वजह से शहर नहीं छोड़ सकता था। मेज ने जिक्र किया कि टीम्स फायर टैलेंट्स को रिक्रूट करना पसंद करती हैं और किसी भी थंडर एलिमेंट वाले को बिना सोचे समझे हायर कर लेंगी, भले ही वो इनएक्सपीरियंस्ड हो। थंडर एलिमेंट मेजर्स अमीर लोगों में बहुत डिमांड में थे। मो ने रिक्रूटमेंट एरिया की तरफ बढ़ने का फैसला किया। मॉन्स्टर हंटर्स का लीडर काफी कॉकी था, ये सोचकर कि ज्यादातर लोग वक्त की बर्बादी है और वो बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मो रूम में एंटर हुआ और अपनी हायरिंग आसान करने के लिए झूठ बोला कि वो एक ग्रेजुएट है। उसने रिवील किया कि वो एक थंडर मेज है और अपना टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट किया, जिससे सब शॉक रह गए। पिछला मेज भी हैरान था। अचानक कैप्टन रूम से बाहर भागा और बिना किसी हेजिटेशन के मोफान को रिक्रूट कर लिया। उसकी कमियों के बावजूद बाकी इंटरव्यूअर्स को घर भेज दिया गया। टीम मेंबर्स में से एक मू फैमिली से निंग शुए का कजन निकला, जिससे मो अपनी आइडेंटिटी रिवील होने से डर गया। मो को पूरी टीम से इंट्रोड्यूस किया गया जब अचानक एक असिस्टेंट ने उन्हें एपिग्राफ गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में एक इमरजेंसी के बारे में बताया, शिनचिया के स्कूल में। मो ने शिनचिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी। जब मो और उसकी टीम मौके पर पहुंचे तो पुलिस स्कूल के बाहर थी। वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए अलग हो गए। शिनचिया ने मो को कॉल किया, उसे कुछ
सस्पिशियस होने के बारे में बताया, लेकिन साथ ही भरोसा दिलाया कि वो सेफ है। बात करते वक्त मो का अचानक एक ग्लास डोर के पीछे छुपे मॉन्स्टर से सामना हुआ। मॉन्स्टर ने मो पर अटैक किया, जो अपने तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से आखिरी सेकंड में बचने में कामयाब हो गया। मॉन्स्टर के अटैक की वजह से कैफेटेरिया अब शोले में भर गया था, जिससे फायर अलार्म बजा। टीम ने एक जोरदार धमाका सुना और आवाज की तरफ भागी। मॉन्स्टर ने मो पर दोबारा छलांग लगाई, लेकिन मो बच गया। जैसे ही मॉन्स्टर अपनी लेजर आइस से अटैक करने वाला था, टीम पहुंच गई और लेजर को वाटर बैरियर से रोक दिया। मॉन्स्टर जो अब घिर चुका था, पागलपन में लेजर चलाने लगा। कैप्टन ने अपने फायर मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर को रोस्ट करने के लिए छलांग लगाई और वो मो के सामने गिर गया। टीम एक पल के लिए शांत हुई, लेकिन अचानक मॉन्स्टर वापस जिंदा हो गया और एक टीम मेंबर पर हमला कर दिया। मो ने जल्दी से मॉन्स्टर को दोबारा गिरा दिया, अपनी टीममेट को बचाते हुए। टीम मेंबर साइक्लोप्स मॉन्स्टर को मौत के करीब होने के बावजूद इतनी तेजी से हिलते देखकर शॉक थे। कैप्टन एक टीम मेंबर पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने अपनी गार्ड ढीली कर दी थी, जिसने चियांग की जान खतरे में डाल दी थी। मो की तेज सोच और बहादुरी से इंप्रेस होकर कैप्टन ने उसे टीम का फुल टाइम मेंबर बना दिया। मो दिल ही दिल में खुश था, ये जानते हुए कि उसे सैलरी और बोनस मिलेंगे। मॉन्स्टर की स्पिरिट मो के लोच पेंडेंट ने खा ली और वो हैरान था ये देखकर कि किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। टीम ने एक लापता लड़की की तलाश जारी रखी और उन्हें एक गहरी टनल मिली, जो साइक्लॉप्स के फुटप्रिंट से भरी थी। उन्हें शक हुआ कि लड़की को साइक्लॉप्स ने टनल के रास्ते घसीटा होगा। एसोसिएशन ने मामला अपने हाथ में ले लिया और टीम वापस अपने ऑफिस चली गई। वापस जाते वक्त कैप्टन ने मो की तारीफ की और माना कि वो उम्मीद से बेहतर था। जब मो अपने डॉम वापस आया, उसने शिनिया को एक टेलीफोन बूथ के पास देखा। उसने फोन पर लड़ाई की आवाज सुन ली थी और सोचा कि मो जख्मी हो गया है। मो ने उसे शांत किया और उसे अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अगले दिन मो को अपनी पहली पेचेक मिली और वो बहुत खुश था। मो फैमिली के घर पर मिस्टर मू ने युआंग को इन्फॉर्म किया कि उसके मास्टर उससे मिलना चाहते हैं। युआंग जो स्विमिंग कर रहा था, पूल से बाहर आया, अपनी प्रोग्रेस से नाखुश था, लेकिन फिर भी मो को एक काबिल अपोनेंट नहीं मानता था। मू शिया वान ने युआंग को अपने प्लान्स के बारे में बताया कि वो युआंग के कमिंग ऑफ एज को सेलिब्रेट करने के लिए अपर क्लास को डिनर पर बुलाएंगे। जबकि जिया लैंग मो को एक काबिल अपोनेंट नहीं मानते थे, वो प्रिंसिपल की ड्यूएल के रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सके। जिया जैंग चाहते थे कि युआंग को सेक्रेट स्प्रिंग में शामिल होने का मौका मिले, जहां सिर्फ एक ही इंसान को प्रैक्टिस के लिए चुना जाता है। स्कूल वो मौका चाहता था और बाकी फैमिलीज भी। इस बीच मुंबई मिस्टर मू से बात कर रहा था कि कैसे मास्टर युआंग को फेवर करते हैं। मिस्टर मू ने भी सेक्रेट स्प्रिंग का मौका चुराने का प्लान किया और मुंबई को इसके लिए तैयार रहने को कहा। मिस्टर मू ये इंश्योर करने के लिए डिटर्मिन्ड थे कि मो युआंग के खिलाफ न जीते। अगले दिन क्लास के बाद शिन्यू ने मो से उसकी अचानक लेट आने की आदत और क्या हेजी उसके लिए फीलिंग्स रखती है इस बारे में पूछा। तभी हेजी मो के पास आई और पूछा कि क्या वो उस रात फ्री है। मो ने सोचा कि शायद वो उसे पसंद करती है, क्योंकि उसने पहले उसे बचाया था। शिन्यू ने मो को उस रात बैक गेट पर मिलने को कहा। मो ने सोचा कि कैसे आम कपल्स होटल्स में मिलते हैं, लेकिन ये अजीब लग रहा था कि हेजी ने ये जगह चुनी। हेजी ने मो को पास की एक पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग से आने वाले सस्पिशियस झटकों, ट्रेमर्स के बारे में बताया। लोगों का मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है और हेजी उसे इंस्पेक्ट करने के लिए मो का सपोर्ट चाहती थी। लेकिन मो ने ठंडी सांस भरी जब उसे पता चला कि हेजी उसके पास क्यों आई थी। वो एक खिड़की के रास्ते बिल्डिंग में घुसे और जब मो आसपास देख रहा था, हेजी ने दरवाजा लात मारकर खोला, जिससे मो को छोटा सा हार्ट अटैक आ गया। मो ने मॉन्स्टर्स को ट्रेस करने के लिए रिवीलिंग पाउडर निकाला, जिससे हेजी हैरान हो गई, क्योंकि ये सिर्फ बाउंटी हंटर्स यूज करते हैं। पाउडर ने मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस दिखाई, जिससे हेजी शॉक हो गई। मो ने फुटप्रिंट्स एनालाइज करना शुरू किया और रियलाइज किया कि ये साइक्लॉप्स के अलावा कुछ और था। चांद तेज चमक रहा था, जिससे एक वन आइड डेमन फॉक्स दिखाई दी जो मांस खा रही है। हेजी पैनिक कर गई और भागने पर जोर देने लगी, जो अभी भी एक आर्क वोल्फ से सामने होने के सदमे में थी। मो ने हेजी को वहां से निकलने को कहा और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। हेजी जो समझदार थी, पहले ही 110 डायल कर चुकी थी। डायलिंग की आवाज ने डेमन फॉक्स का ध्यान खींच लिया। मो ने हेजी को पकड़ा और भागने लगा, उसे सिग्नल सेंसिंग मॉन्स्टर के सामने कॉल करने के लिए टॉन्ट करते हुए। फॉक्स ने उनका पीछा किया। मो ने फायर स्पेल से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी सख्त था। मो ने हेजी को भागने को कहा जब तक वो फॉक्स को संभालता है। वो फॉक्स के सामने खड़ा हो गया, उसके अटैक को मैजिक आर्मर से रोकते हुए। मो की सांस फूल रही थी। मॉन्स्टर हंटर्स मौके पर पहुंच गए। हेजी ने उन्हें मो की स्ट्रगल और मॉन्स्टर के बारे में बता दिया था। मो ने पहले ही अपनी टीम को सिग्नल भेज दिया था और चियांग जो पास ही था, जल्दी से लोकेशन पर पहुंच गया। अचानक टैंग और युआंग अपने क्रीपिंग आइस का यूज करके डेमन को जमाते हुए दिखाई दिए। चियांग ने मोफैन को पहचान लिया और युआंग को बताया कि ये वही बच्चा है जिसने उनकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की थी। टैंग मोफान पर भागने के लिए चिल्लाई। युआंग स्कूल में उसकी रेपुटेशन के बावजूद इतनी जल्दी भागने के लिए मो पर हंसा। चियांग ने अपने कैप्टन को इन्फॉर्म किया और उनसे तुरंत फान मो को बुलाने को कहा, क्योंकि उन्हें फॉक्स को शांत करने के लिए उसकी थंडर पावर की जरूरत थी। मो ने अपना आउटफिट बदला और मास्क पहनकर वापस भागा। बाकी टीम भी वहां थी। उन्होंने मो को फॉक्स पर थंडर चलाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि फायर आइस को पिघला देगी। कैप्टन ने एसोसिएशन से कांटेक्ट किया था और वो जुओ योंग को भेज रहे थे। अब वो सिर्फ इंतजार कर सकते थे। अचानक डेमन फॉक्स आइस से छूट गई और वॉरियर लेवल में इवॉल्व होने लगी। मॉन्स्टर उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक टीम मेंबर ने मदद आने तक रिट्रीट करने का सुझाव दिया, लेकिन कैप्टन सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहे थे। डेमन वुल्फ अब एक हॉर्न फेस्ड वुल्फ में इवॉल्व हो रहा था। कैप्टन ने टीम को कंबाइंड फोर्स के साथ अटैक करने का ऑर्डर दिया, इससे पहले कि भेड़िया उनकी काबिलियत से बाहर किसी चीज में इवॉल्व हो जाए। रॉकी ने अर्थ मैजिक का यूज किया, झटका
खतरा पैदा करने और भेड़िए को भागने से रोकने के लिए कैप्टन ने जियो को जल्दी से अपनी वाटर डिफेंस तैयार करने को कहा, क्योंकि अपोनेंट तेज था। भेड़िए का खून उबलने लगा और आइस पिघलने लगी। कैप्टन ने भेड़िए पर अपने सबसे पावरफुल फायर स्पेल से अटैक किया, लेकिन भेड़िया फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अटैक करने लगा। जियो भेड़िए को कुछ पल के लिए रोकने में कामयाब रही, जिससे मो उसे गाड़ी के पीछे सेफ्टी में ले गया। कैप्टन ने तब लेवल 2 क्रेमेशन स्पेल का यूज किया, लेकिन भेड़िया खड़ा रहा। रॉकी ने रॉक पिलर्स का यूज किया, लेकिन वो काफी नहीं थे और भेड़िए ने जियो की वाटर वॉल को तोड़ दिया। कैप्टन को बचाने के चक्कर में भेड़िए द्वारा फेंके जाने के बाद वो जख्मी हो गया। मो ने लेवल 2 थंडर स्पेल लॉन्च करने के लिए छलांग लगाई, जिसने भेड़िए की एवोल्यूशन को टेम्पररी रोक दिया। रॉकी और चियांग कैप्टन को सेफ्टी में ले गए, जबकि भेड़िया मो के मैजिक को रेजिस्ट कर रहा था। सबने मो को पीछे हटने को कहा, लेकिन वो छोड़ने के लिए बहुत जिद्दी था। वो देखना चाहता था कि पहले कौन गिरेगा। टीम को डर था कि वो वहां मर जाएंगे। उन्होंने रिट्रीट करने का सुझाव दिया, लेकिन कैप्टन ने अपनी जान से ज्यादा सिटीजन्स की जान को प्रायोरिटी दी। कैप्टन मॉन्स्टर पर अटैक करने में मो के साथ जुड़ गया। अचानक पानी की एक बड़ी लहर डेमन वोल्फ को बहा ले गई। बैकअप जुओ योंग के रूप में आ गया था, जिसने मिड लेवल वाटर मैजिक, एक सुनामी और एक टॉर्नेडो का यूज करके डेमन वोल्फ पर अटैक किया और डेमन वोल्फ जमीन पर गिर गया। जैसे ही मॉन्स्टर मरा, मो उसकी तरफ चला और अपने पेंडेंट से वोल्फ डेमन की स्पिरिट सोख ली। स्पिरिट एब्जॉर्ब करने के बाद मो योंग के साथ चला, उसके मिड लेवल मैजिक की तारीफ करते हुए। योंग ने भी मोफांग के एफर्ट्स और थंडर मैजिक की तारीफ की। उसे बताया कि वो मिड लेवल थंडर मेज बनेगा और इवेंचुअली उससे आगे निकल जाएगा। चियांग ने योंग को मॉन्स्टर्स के बार बार दिखने के बारे में बताया, जो अलार्मिंग था। योंग ने सिचुएशन को अलार्म न करने का फैसला किया, ताकि सिटीजन्स में पैनिक न हो। इसकी जगह उन्हें और लोगों को गश्त, पेट्रोल और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करना चाहिए। कैप्टन ने योंग से कहा कि वो उनके नए मेंबर से इंप्रेस्ड है। योंग ये सुनकर शॉक था कि उन्होंने अभी अभी मोफान को हायर किया है। मो अपने स्कूल वापस आया और अपने रूम में चुपके से घुसने की कोशिश की, जब अचानक शिन्यू उसके पीछे आई और उसे गले लगा लिया। मो कंफ्यूज था, फिर भी उसने उसके हक की नरमी को महसूस करने का मौका नहीं छोड़ा। शिन्यू ने मो को अपनी दादी को बचाने के लिए थैंक यू कहा। बाद में मो चेक कर रहा था कि क्या उसका पेंडेंट इवॉल्व हुआ है। अचानक वो चमकने लगा, जो एक पावर अप का इशारा था। मो फान हंसा, ये सोचकर कि वो अब 3rd लेवल तक लेवल अप कर सकता है और कॉकी राइवल्स को हरा सकता है। मो ने शिन्याक्सा को कुछ पैसे दिए अपने लिए कुछ खरीदने के लिए और उसे थोड़ा चिढ़ाया। शिन्याक्सा ने मो को बताया कि उसने एक हीलिंग टैलेंट अवेकन किया है, जो सरप्राइजिंग था, क्योंकि बिगिनर्स आमतौर पर एलिमेंट्स को सरपास नहीं करते, लेकिन शिन्याक्सा एक एक्सेप्शन थी। मो एक पेड़ के नीचे मेडिटेट कर रहा था, जबकि जुहू उसके पास आराम कर रहा था। उन्होंने बात की कि वक्त कितनी तेजी से उड़ता है। मो स्कूल और मॉन्स्टर हंटिंग में बिजी रहा था और वो काफी बड़ा हो गया था। जुहू ने उसे एरोगेंट युवांग के साथ होने वाले उसके अपकमिंग ड्यूअल के बारे में याद दिलाया, जो जल्द ही आ रहा था। जिया जैंग ने पूरे शहर से सेलिब्रिटीज को ड्यूअल देखने के लिए इनवाइट किया था। अचानक मिस टैंग दिखाई दी और मो को इन्फॉर्म किया कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं। जाने से पहले मो ने मिस टैंग से पूछा कि क्या वो रात को उनके घर आ सकता है अपने फायर मैजिक में मदद के लिए। जुहू ये देखकर शॉक था कि मो मिस टैंग से ऐसे बात कर रहा है। जब मो प्रिंसिपल से मिला तो उसे पता चला कि जिया जैंग ने अपनी बात रखने के लिए पूरे शहर से सेलिब्रिटीज को बुलाया है। प्रिंसिपल ने रिवील किया कि मू शियावान 3 चीजें हासिल करना चाहता है: मो को हराना, अपने बेटे युवांग को फेमस बनाना और अपने बेटे के लिए सेक्रेट स्प्रिंग में ट्रेन करने का मौका सुनिश्चित करना। मो को याद आया कि म्यूटेटेड वुल्फ ने सेक्रेट स्प्रिंग की पावर एब्जॉर्ब की थी और लगभग एक थॉर्न फेस्ड वुल्फ में इवॉल्व होने वाला था। अगर मो वहां ट्रेन कर सका तो वो आसानी से मिड लेवल तक प्रोग्रेस कर सकता है। प्रिंसिपल ने सेक्रेट स्प्रिंग की हिस्ट्री समझाई, जो 1000 साल पुरानी थी। उसकी पावर कम हो रही थी और सिटी का कन्वेंशन सिर्फ एक टॉप मेज को ही वहां ट्रेन करने की अलाउंस देता था। युवांग पहले ही अपनी एज के दूसरों को हरा चुका था, इसलिए या तो मो या युवांग सेक्रेट स्प्रिंग में ट्रेन करेंगे। टीचर ने जिक्र किया कि युवांग के पास बहुत सारे रिसोर्सेज, मैजिक, वेपन्स और आर्मर है। हालांकि उन्हें मो पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वो स्कूल को पहचान दिलाएंगे। ड्यूअल युवांग के क्रीपिंग आइस लेवल 2 के साथ शुरू हुआ। मो ने फायर बर्स्ट के साथ आइस मैजिक का बचाव किया। मिस टैंग मैच ऑब्जर्व कर रही थी और जानती थी कि मो निडर है। मो ने युवांग पर क्रेमेशन से अटैक किया, जिसे युवांग ने अपने मैजिकल शूज का यूज करके डॉज कर दिया, जो उसकी स्पीड बढ़ाते थे। मो ने दोबारा कोशिश की, लेकिन युवांग डॉज करता रहा। इंस्ट्रक्टर कॉन्ग ने इसे एक सस्ती ट्रिक कहा, नोटिस करते हुए कि मो की मैजिक एक्यूरेसी हाई है, लेकिन युवांग के मैजिकल शूज उसे अटैक से बचने दे रहे हैं। युवांग ने मोफान के फायर मैजिक को पैथेटिक कहकर चढ़ाया। अपने मैजिकल गियर्स यूज करने के बावजूद उसने लेवल 3 आइस मैजिक से एरिना को जमाना शुरू कर दिया, जिससे गेस्ट्स इंप्रेस हुए। मो आइस अटैक से बचाव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उसकी लॉ अचानक बुझ गई। प्रिंसिपल ने मू शियावान से ड्यूअल रोकने की इल्तिजा की, मो की जान के लिए डरते हुए, लेकिन मू शियावान ने मो को ह्यूमिलिएट करना चाहते हुए इसे जारी रहने दिया।
डेस्परेट होकर मो ने अपने स्टार्स पर फोकस किया और सारे 7 को अलाइन करने में कामयाब रहा। युआंग पर एक लेवल 3 फायर बर्स्ट लॉन्च किया। इस अटैक से एक बड़ा धमाका हुआ जिससे युआंग अपने घुटनों पर आ गया। मिस टैंग मो को लेवल 3 मैजिक यूज करते देख शॉक थी। गेस्ट्स हैरान थे कि मो जैसा कोई एक प्रिविलेज्ड फैमिली मेंबर के बराबर टक्कर दे सकता है। हालांकि युआंग बिना किसी चोट के खड़ा हुआ, अपने आइस आर्मर से प्रोटेक्टेड। जिया जेंग ने मो को कमजोर समझा था, ये सोचते हुए कि आर्मर की जरूरत नहीं होगी। टीचर ने जिया जेंग का सामना किया नाइंसाफी के लिए, युआंग को मैजिकल गियर्स यूज करने देने के लिए एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जिसके पास कुछ नहीं है। मिस टैंग मान गई कि मो लेवल 3 अटैक के साथ जीत सकता था। जिया जेंग ने आरोपों को खारिज कर दिया, ये क्लेम करते हुए कि बैकग्राउंड पावर एलीट लोगों का प्रिविलेज है। मो की सांस फूल रही थी और इंस्ट्रक्टर कॉन्ग ने उसे हार मानने फॉरफिट करने की एडवाइस दी, क्योंकि युआंग का मैजिक आर्मर फायर प्रूफ था जिससे मो का जीतना नामुमकिन लग रहा था। युआंग ने मो का मजाक उड़ाया एक गरीब ड्राइवर का बेटा होने के लिए, जिससे मो के पिता के सैक्रिफाइसेस की यादें ताजा हो गईं। जीतने के लिए डिटर्मिन्ड होकर मो ने अपना तुरुप का एक का ट्रम्प कार्ड थंडर एलिमेंट यूज करने का फैसला किया। मू शियावान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ मो को थंडर मैजिक इस्तेमाल करते देखकर। गेस्ट्स भी उतने ही दंग थे, रियलाइज करते हुए कि मो एक ड्यूअल एलिमेंट मेज है। रॉकी ने मो को अपने टीम मेंबर फैन मो के रूप में पहचान लिया। मो ने अपना अटैक चार्ज करना शुरू किया, जबकि युआंग अब मौत से डर रहा था। मो ने एक लेवल 3 थंडर ड्रैगन छोड़ा जिसे युआंग का आइस शील्ड नहीं झेल सका। अटैक ने युआंग के आर्मर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मांग मो के अटैक्स की पेनिट्रेटिंग पावर देखकर दंग था। मो फान दोनों एलिमेंट्स को हर हाथ में लिए खड़े रहे। प्रिंसिपल और बाकी लोग इस ब्लेस्ड बच्चे को देखकर हैरान थे, जिसके 2 पावरफुल एलिमेंट्स इतने लेवल तक तराशे गए, होन किए गए, और मो फान खुद को ड्यूल का विनर डिक्लेयर करता है। बैटल के बाद मो फान युआंग के पिता जिया जेंग के पास गया, जिस पर उसका एक माफी उधार था। जिया जेंग ने मो फान की ताकत और सम्मान को पहचानते हुए मो फान के पिता के सामने घुटने टेके और सबके सामने माफी मांगी। फिर उसने मो फान को विनर डिक्लेयर किया और उसे 7 दिनों तक अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेन करने का हक दिया। भीड़ मो फान के लिए खुशी से झूम उठी, जबकि मेडिक्स हारे हुए युआंग का ध्यान रख रहे थे। बाद में स्कूल ने मो फान की जीत और उसके यूनिक ड्यूअल एलिमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए उसके सम्मान में एक पार्टी दी। सेलिब्रेशन के दौरान टीचर ने मो फान की तारीफ की, उसे बताया कि अपने टैलेंट्स के साथ वो आसानी से किसी भी स्कूल एसोसिएशन या यहाँ तक कि आर्मी में शामिल हो सकता है। उन्होंने मो फान को कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए एनकरेज किया, खास तौर पर अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में उसकी अपकमिंग ट्रेनिंग के साथ, जो उसकी मैजिक यूनिवर्सिटी में एंट्री पक्का कर सकती है। मो फान के दोस्त उसके लिए बहुत खुश थे, ये जानते हुए कि स्प्रिंग उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगा। पार्टी के बाद मो फान ने अपने पिता से मिलने का फैसला किया। इसी बीच एक छुपे हुए अंडरग्राउंड बेस में युआंग को मिस्टीरियस फिगर्स द्वारा सजा दी जा रही थी, ना सिर्फ मो फान से हारने के लिए बल्कि अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेन करने का मौका खोने के लिए भी। मो फान के एक क्लासमेट ने अपने दोस्त शियो से रिलीज मैजिक ट्रेनिंग में मदद मांगी। जब वे मार्केट से गुजर रहे थे, उन्होंने मो फान को शिनशिया की व्हील चेयर धकेलते हुए देखा। जब वे एक शॉप से निकले, मो फान ने शिनशिया को उसके 16वें बर्थडे के लिए एक ब्रेसलेट खरीदा था। बहुत सारे ऑप्शंस के बावजूद उसने एक सिंपल सा चुना, जो मो फान को भी अनअट्रैक्टिव लग रहा था। शियो ने उन्हें ग्रीट किया, मो फान को हॉट स्प्रिंग में ट्रेनिंग के बजाय मार्केट में देखकर। एक छोटी बातचीत के बाद मो फान ने उन्हें फेयरवेल कहा और अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की तरफ अपना रास्ता जारी रखा। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग पहुंचने पर मो फान को मिस टैंग और जिया जेंग ने ग्रीट किया, जिन्होंने उसे ट्रेनिंग एरिना तक एस्कॉर्ट किया। अलग होने से पहले मिस टैंग ने मो फान को एक स्टार मैप बुक दी, जो उसे मिड ईयर मैजिक में मदद करेगी जब वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा। जैसे ही मो फान आगे बढ़ता रहा, वो जू दा योंग से टकराया, जो उनकी हंटर पार्टी का मेंबर था, जो अभी भी हैरान था कि मो फान इतनी दूर तक आ गया है। योंग ने मो फान को मिंगवे मिडिल स्कूल की लापता लड़की की याद दिलाई। योंग के साथ खड़ी लड़की अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की प्रोटेक्टर थी और लापता लड़की की बड़ी बहन थी, जो अभी भी सुरागों की तलाश में थी। योंग ने जिक्र किया कि उन्हें कैफेटेरिया के नीचे टनल में एक और वन आइड जायंट रैट के निशान मिले हैं, और साथ ही एक अजीब फ्लूइड जो शायद अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से जुड़ा हो सकता है। प्रोटेक्टर ने फ्लूइड को टेस्ट किया और डिस्कवर किया कि यह स्प्रिंग वाटर जैसा ही था, लेकिन इसका असर उल्टा था, जिससे शायद रैट्स पागल हो रहे थे। मो फान आखिरकार अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग एंटर हुआ और हॉट स्प्रिंग में बैठते ही तुरंत असर महसूस करने लगा। उसका पेंडेंट थोड़ी देर के लिए चमकने लगा, ये इशारा करते हुए कि कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है। इसी बीच मो फान के पिता जिया जेंग के मिलिट्री बेस पर सामान डिलीवर कर रहे थे। वहां के सोल्जर्स ने मो फान की तारीफ की, जिससे उसके पिता का सीना गर्व से भर गया। भले ही उन्होंने मजाक में बारिश के पानी के
अजीब रंग का कमेंट किया। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की प्रोटेक्टर ने जल्दी से योंग को अलार्मिंग डिस्कवरी के बारे में इन्फॉर्म किया जो उसने अभी की थी। योंग ने पूछा कि वहां रुकने के लिए मोफान को रास्ता दिखाने के लिए अगर वो अपनी ट्रेनिंग से बाहर निकलता है। जैसे ही योंग ने बेस छोड़ा उसे बारिश के बारे में कुछ अजीब महसूस हुआ। इसी बीच जांग अपनी चौथी पेट्रोल टीम को लेकर लगातार परेशान हो रहा था, जो अपने मिशन से वापस नहीं आई थी। उसे अंदर से लग रहा था कि कुछ गलत है। मैदान में चौथी पेट्रोल टीम मेहनत से अपना काम कर रही थी। बड़े ऑफिसर ने अपने साथियों को इमरजेंसी में लाइट एलिमेंट सिग्नल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया ताकि राक्षसों को बुलाने से बचा जा सके, क्योंकि बात करने वाली मशीनें उन्हें खींच सकी हैं। अचानक एक आंख वाले शैतानी भेड़िए ने टीम पर हमला किया और एक सिपाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाकी सदस्यों ने हेडक्वार्टर्स को बहुत सारे इमरजेंसी सिग्नल्स भेजे। जांग को इस भयानक स्थिति की खबर कम्युनिकेशन डिवाइसेस से मिली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाकी पेट्रोल टीम को एक आंख वाले भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया और उनका बुरा अंत हुआ। जांग ने तुरंत इमरजेंसी का ऐलान किया और लेवल 4 का खून जैसा लाल सिग्नल ऊपर भेजा। यूएस के अंदर मोफान डीप मेडिटेशन में था। वो सारे 7 सितारों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसमें मुश्किल हो रही थी। बाहर की तबाही से बिल्कुल अनजान उसने अपनी कड़ी ट्रेनिंग जारी रखी। मिस्टर जू और मिस टैंग ने हालांकि अचानक बजने वाला अलार्म सुना और स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में इकट्ठा करने लगे। शियो जो अपने दोस्त के साथ था, उसने मिस्टर जू से अलार्म के बारे में पूछा। जू ने समझाया कि शहर में शायद राक्षस आ गए हैं जिसने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। मिस टैंग ने बहादुरी से एक बच्चे को एक राक्षस भेड़िए के हमले से बचाया, पर तभी उसने आसमान में एक जोर की गरज सुनी। जब उसने ऊपर देखा, उसने एक भयानक बड़ा ड्रैगन देखा जिसे टेरेलिकस कहते हैं। जांग की फौज भेड़ियों से बुरी तरह लड़ रही थी, पर जांग के सबसे तजुर्बेदार कमांडर्स में से एक को सफेद 3 आंखों वाले भेड़िए ने मार दिया। जांग के साथियों ने उसे शहर की बुरी स्थिति की खबर दी, जिसे सुनकर जांग को यकीन नहीं हुआ। वो हैरान था ये जानकर कि जूफांग पहाड़, जो शहर में घुसने का एकमात्र रास्ता था, वहां अभी भी पहरा था। इसके बावजूद उसने लोगों को सुरक्षित बैरियर की तरफ निकलने का हुक्म दिया और अपने मर्दों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बचाव के लिए और एक हमले के लिए। इसी बीच मोफान के पिता घर जा रहे थे जब एक आंख वाले शैतानी भेड़िए ने उन्हें देख लिया। ओज में वापस मोफान मिस्टर टैंग की वो सीखें याद कर रहा था जो नेबुला लेवल तक पहुंचने के बारे में थी, जिससे उसकी माना बढ़ती और सितारों को काबू करना आसान हो जाता। इसे पाने के लिए मो को 49 सितारों को काबू करना था और एक स्टार चार्ट बनाना था। इसीलिए मिस टैंग ने उसे स्टार चार्ट मैप दिया था। मोफान ने थोड़ी देर सोचा कि क्या मिस टैंग उसे पसंद करती हैं। ड्रैगन शहर की सबसे ऊंची इमारत पर उतरा, जिसने तबाही को और बढ़ा दिया। जुइयान और जिंग न्यू अपनी इमारत से निकलने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें एक आंख वाले भेड़ियों के झुंड ने रोक लिया। जिंग न्यू ने बहुत सारे राक्षसों को जमा दिया, पर इस बीच उसके पिता जख्मी हो गए। उसने तुरंत अपने पिता को लिया और अपने साथी जानवर पर निकल गई। मोफान के लिए परेशान थी। मोफान स्टार मैप बनाने पर काम जारी रखे हुए था कि अचानक इमारत हिलने लगी। एक आंख वाले चूहे यूएस के अंदर घुस आए थे। जब मोफान बाहर देखने गया कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि चूहे गार्ड्स पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही राक्षस उस पर हमला करने वाले थे, रक्षक लिन यूकेन ने उसे बचाया और दोनों को ट्रेनिंग रूम के अंदर बंद कर दिया। लिन ने अपना परिचय यूएस की डिप्टी कैप्टन के रूप में दिया। मोफान बाहर निकलने के लिए बेचैन था, पर लिन ने एक छुपा हुआ स्विच दबाया जिसने ट्रेनिंग एरिना का सारा पानी एक स्पिरिट बेस में निकाल दिया। पूरा इलाका सूख गया और वे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ नीचे जाने लगे। चलते वक्त लिन ने एक्सप्लेन किया कि ब्लैक क्यूरिया ने गुस्से का झरना बनाया था, जो देखने में उसके जैसा ही था पर असर उल्टा करता था, और उन्होंने इसे बारिश में मिला दिया था। वे आखिरकार इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले, जो उनके स्कूल के पीछे एक पहाड़ी पर ले जाता था। पर जैसे ही वे बाहर निकले, लिन सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। शहर राक्षसों से भरा था और एक बड़ा ड्रैगन सबके ऊपर मंडरा रहा था। कुछ गुंडे राक्षसों से छुपने की कोशिश कर रहे थे और उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वो पास के उसके घर चले। जब वो वहां जा रहे थे, उनकी नजर एक भयानक नजारे पर पड़ी। एक आंख वाला शैतानी भेड़िया एक आदमी की लाश को खा रहा था। गुंडे चुपचाप पीछे हटने लगे, पर उनमें से एक का पैर गलती से एक खाली डिब्बे पर पड़ गया। उससे इतनी आवाज हुई कि राक्षस का ध्यान खिंच गया। घबराकर वो अलग दिशाओं में भागे, पर कोई भी भेड़िए के खौफ से बच नहीं पाया। राक्षस ने तुरंत उनका शिकार किया और उन्हें अपना अगला खाना बना लिया। इस बीच मोफान शहर की तबाही देखकर डर गया। लिन यूकेन ने समझाया कि शहर कोड ब्लड के अंदर है, जो सबसे बड़ा अलर्ट है, जिसका मतलब ये है कि उन पर एक राक्षस फौज ने हमला किया है। लिन ने कभी ऐसी तबाही देखने का सोचा नहीं था और मोफान अपने परिवार की सलामती के लिए परेशान होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसी वक्त शिनिक्सिया को एक राक्षस ने पकड़ ही लिया था, पर एक बहादुर अजनबी ने उसे सही वक्त पर बचा लिया और उसे एक सुरक्षित जगह ले गया। जिस इमारत में वो थे वो भी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए अजनबी ने सुझाव दिया कि वो अंडरग्राउंड मार्केट चले, जहां भारी लोहे के दरवाजे बेहतर सुरक्षा देते हैं। अपने पिता और शिनिक्सिया को ढूंढने के लिए पका मोफान ने शहर में जाने का फैसला किया। उसके जाने से पहले लिन ने उसे एक बर्तन दिया जिसमें पवित्र झरने का सारा पानी था और उसे सुरक्षित
बैरियर तक ले जाने को कहा। उसने मोफान पर पवित्र झरने के लिए भरोसा किया क्योंकि किसी को शक नहीं होता कि उसके पास ये होगा। हालांकि मोफान को झरने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। लिन ने उसे हकीकत दिखाई, उन लोगों की याद दिलाई जो इस हमले में अपनों को खो चुके हैं। उसने कहानी सुनाई कि कैसे उसकी अपनी बहन को एक राक्षस ने उठा लिया था, पर इसके बावजूद लिन ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। मोफान ने हालात की गंभीरता को समझा और लिन को अपने परिवार की फोटो दी और उनका ख्याल रखने को कहा अगर वो उन्हें ढूंढ पाए। मोफान के पिता जियांग सिंह शहर वापस आ रहे थे जब वो मुई से मिले, जिसकी कार खराब हो गई थी। मुई जियांग सिंह के ट्रक में बैठ गया और उसे सुरक्षित बैरियर की तरफ चलने को कहा, पर जियांग सिंह पहले मोफान को ढूंढने के लिए तैयार था। इसके बावजूद वो डाउनटाउन की तरफ ही बढ़े। बारिश आखिरकार रुक गई और जियांग सिंह शहर जाने की तैयारी कर रहा था, पर यांग जुओ ने उसे रोका और खुद जाने के लिए कहा। जियांग सिंह मान गया और यांग को उस खतरनाक काम पर जाने दिया। मोफान के स्कूल में हालत भयानक थी। उसके बहुत सारे दोस्त पहले ही मारे जा चुके थे और सिर्फ कुछ ही बचने की कोशिश कर रहे थे। बचने वालों में मोबाई था जो बाकी स्टूडेंट्स को स्टेडियम की तरफ ले जा रहा था, रास्ते में दूसरों को बचाते हुए। जो एक राक्षस से छुप रहा था, जब वो अचानक मिल गया और राक्षसों ने उसे घेर लिया, उसने तुरंत अपने दोस्त को पकड़ा और एक सुरक्षित फ्लोर पर टेलीपोर्ट किया। पर एक आंख वाला भेड़िया उनका पीछा करने में कामयाब रहा। भेड़िए ने जो पर हमला किया, जिसने अपनी दोस्त शियो से कहा कि वो उसे छोड़कर बच जाए, पर शियो ने जो को छोड़ने से मना कर दिया। जब सब उम्मीद खत्म लग रही थी, तभी एक बिजली ने भेड़िए को मार गिराया। वो मोफान था। भेड़िया फिर खड़ा हुआ और मोफान के दूसरे हमले को रोक दिया, पर शियो की मदद से उन्होंने भेड़िए को जला दिया। मोफान ने उन्हें स्टेडियम जाने को कहा, जहां बचने का बेहतर मौका था। बचे हुए स्टूडेंट स्टेडियम में इकट्ठे हुए, जहां मुबाई और बाकी लोग भी पहुंच गए। स्कूल डायरेक्टर और टीचर्स अंदर परेशानी में बात कर रहे थे। एक टीचर ने डायरेक्टर को बताया कि भेड़ियों का एक बड़ा झुंड स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि शहर कोड ब्लड में था। एक टीचर ने सुझाव दिया कि उन्हें सुरक्षित बैरियर की तरफ बढ़ना चाहिए, ये चेतावनी देते हुए कि वहां रुके रहना मौत को बुलावा होगा। पर जहां टीचर्स आसानी से निकल सकते थे, बड़ा ग्रुप स्टूडेंट्स का राक्षसों की नजर में आसानी से आ जाता। एक दूसरे डरपोक टीचर ने स्टूडेंट्स को छोड़कर अपनी जान बचाने का सुझाव दिया, पर बाकी टीचर्स ने इसे तुरंत मना कर दिया। टीचर जू ने एक पायनियर टीम बनाने का सुझाव दिया जो आगे का रास्ता देख सके, और इस सुझाव को डायरेक्टर और बाकी टीचर्स का साथ मिला। जू ने अपनी क्लास के होशियार स्टूडेंट्स से पायनियर टीम चुनने का फैसला किया। जब वो पायनियर टीम के लिए स्टूडेंट्स चुन रहे थे, मोफान शियो के साथ स्टेडियम में आया। वो जानता था कि एक्सोडस टीम का हिस्सा होना बहुत खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए थे और डरे हुए थे। उन्हें किस्मत पर भरोसा करना पड़ता, क्योंकि वो एक राक्षस को संभाल सकते थे, पर बाहर पूरा झुंड उनका इंतजार कर रहा था। चैंटिंग, एक डरे हुए स्टूडेंट, ने मोबाई से सुझाव दिया कि उन्हें एक्सोडस टीम का हिस्सा होना चाहिए, पर मोबाई ने मोफान की बात मानी और पायनियर टीम में शामिल होने का फैसला किया। मोफान ने भी पायनियर टीम के लिए हाँ कहा, और स्टूडेंट्स जिन्होंने तब तक उसके आने पर ध्यान नहीं दिया था, उसे देखकर खुश हो गए। इस बीच लिन यूकिन एक काले राक्षस से लड़ रही थी। वो बस खाई जाने वाली थी जब योंग जुओ ने उसे बचा लिया। लिन ने बताया कि काले राक्षस ब्लैक क्यूरिया के हिस्से हैं। योंग को अभी तक ब्लैक क्यूरिया के असली मकसद का पता नहीं था, पर वो जानते थे कि वो सीक्रेट झरने के पीछे हैं। योंग ने लिन से झरने के बारे में पूछा और उसने बताया कि उसने इसे मोफान को दे दिया है। हालांकि वो मोफान की सही जगह नहीं जानती थी, उसने अंदाजा लगाया कि वो सुरक्षित बैरियर की तरफ बढ़ रहा होगा। योंग ने लिन की अकलमंदी की तारीफ की। फिर वो मोफान को ढूंढने के लिए अलग हो गए। पायनियर टीम बैरियर की तरफ बढ़ने लगी। बैरियर के बाहर मुइनिंग सू और जू यान पहुंच चुके थे, और निनिंग सू ने एक सिपाही से अपने पिता के जख्म के लिए डॉक्टर मांगा। सिपाही ने जू यान का ख्याल रखा। पायनियर टीम के साथ मिस्टर जू ने उन्हें रास्ता ढूंढने का हुक्म दिया। शियो ने आगे जाकर देखा कि एक राक्षस एक बच्चे को खा रहा है। चैंटिंग ने अकड़ में सोचा कि वो अकेले उसे संभाल लेगा। जब तक मोफान पहुंचा, राक्षस गायब हो चुका था। मिस्टर जू ने विंड मेजेस को अपनी रफ्तार से रास्ता देखने को कहा। जैसे ही स्टूडेंट्स फैले, एक विंड मेज जैंगजिंगू पर राक्षस ने हमला किया। मोफान अपने दोस्त को खून से लथपथ देखकर दंग रह गया। टीम के बाकी लोग पहुंचे और मोफान ने कई राक्षसों को गिराया, और मिस्टर जू ने उन्हें अपनी लाइट मैजिक से खत्म किया। पायनियर टीम एक साथी को खोने से दुखी थी। इसके बावजूद मोफान ने आगे बढ़ने का फैसला किया। चियांग जिंगलियू को विदाई देने के बाद मिस्टर जू मोफान की शांति देखकर हैरान थे। मोफान ने बताया कि वो 2 साल से सिटी हंटर्स के साथ है और उसे लड़ने का तजर्बा है। जो वापस आया और बताया कि 3 अलग जगहों पर भेड़िए हैं। चैंटिंग फिर अकड़ दिखाने लगा, पर मोफान ने चिताया कि एक आंख वाले भेड़िए कोई मजाक नहीं है। मोफान ने जो को उन्हें भटकाने को कहा और जिगजैग भागने की सलाह दी। जो ने मोफान पर भरोसा किया। मोफान ने मुबाई को बर्फ से राक्षस को रोकने को कहा। टीम मोफान की लीडरशिप से प्रेरित हुई। एक भूखा भेड़िया फाउंटेन के पास घूम रहा था, जहां वो लाशों को खा रहा था। जो कोशिश कर रहा था कि कैसे भटकाए बिना खुद मरे। टीम एक एक करके उन्हें गिराने का प्लान बना रही थी। जो ने कोशिश की, पर भेड़िए ने उसे देख लिया। जो भागा पर जख्मी हो गया।
गया। उसने मोफान के तरीके को कोसा पर भागता रहा। जैसे ही भेड़िया उसे मारने वाला था, उसने एक ट्रिक से खुद को बचाया। भेड़िया उसे ढूंढ रहा था जब जो ने अपने मैजिक से उसे धोखा दिया। भेड़िया मलबे में दब गया और जख्मी हो गया। फिर भेड़िए ने फिर हमला किया पर वो लोहे की सरियों में फंस गया। इस बीच मुबई बर्फ से भेड़िए को जमाने की कोशिश कर रहा था पर वो काफी नहीं था। जावान ने भागने को कहा पर मुबई कोशिश करता रहा। उसी वक्त मोफान और एक दूसरे बिजली चलाने वाले ने भेड़िए को रोस्टेड कर दिया। जो टीम के पास वापस आया और गिर गया। मिस्टर जू ने उसे देखा पर खून नहीं रुक रहा था। मुबई और जू वापस आए पर एक और भेड़िया साथ ले आए। मोफान ने उसे संभाला और आग से उस पर सटीक निशाना लगाया। मोफान ने भेड़िए को बिजली और आग से राख कर दिया। मुबई हैरान था मोफान की ताकत पर। इस बीच जिया सिंह और मुई रास्ते में थे जब कार का टायर फट गया। जिया सिंह टायर ठीक करने लगा पर मुई उसे छोड़कर भाग गया। वापस स्टेडियम में मिस्टर जू ने बच्चों की तारीफ की। मोफान ने सबको उनके एलिमेंट्स इस्तेमाल करने के टिप्स दिए। जू ने बेकार की बात की तो मोफान ने उसे धमकाया। हेई को जू ने हिम्मत दी। जू ने चेताया कि जो को बचाने के लिए दवाई चाहिए जो फार्मेसी में मिलेगी। मोफान ने वहां जाने का फैसला किया। सियाओ ने उसे रोकना चाहा पर मोफान नहीं माना। वांग ने रास्ता चेक किया और कोई राक्षस नहीं मिला। उसने जख्मी जो को उठाया और टीम आगे बढ़ी। मुबई ने सबको होशियार रहने को कहा। चलते वक्त मुबई ने कुछ महसूस किया और वहां एक बड़ा वॉरियर लेवल 3 आंखों वाला सफेद भेड़िया था। हालत अब और भी खतरनाक हो गई थी। इस बीच लिन युकेन 2 वॉरियर लेवल चूहों से लड़ रही थी जब बियोंग अपने साथी के साथ उसे बचाने पहुंचा। बियोंग ने पूछा कि क्यों। गाइस, इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा की एडिटिंग फोन पर नहीं हो पाएगी। अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो 100 कमेंट्स जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।